हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2007 में आई पोस्ट अपोकलिप्टिक हॉरर मूवी 28 वीक्स लेटर का ब्रेकडाउन, जो कि 28 डेज लेटर का सीक्वल है। लेकिन ना तो इसे डैनी बॉयल ने डायरेक्ट किया है और ना ही एलेक्स गार्लिन ने लिखा है। हाँ, पर वो दोनों इसके साथ इन्वॉल्व ज़रूर थे और कैसे थे वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, मूवी से जुड़े ढेर सारे अनसुने फैक्ट्स के साथ। और अगर आपने मेरी 28 डेज लेटर वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके उसे देख लो, क्योंकि उसके बिना इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं 28 वीक्स लेटर का। मूवी के स्टार्ट में हम एक मैरिड कपल डॉन और एलिस को देखते हैं, जो कि वायरस आउटब्रेक के टाइम पर लंदन के बाहरी इलाके में एक कॉटेज के अंदर छुपे हुए हैं। हालातों को देखते हुए दोनों बहुत ज्यादा चिंतित हैं, अपने से ज्यादा अपने बच्चों के लिए। इनके दोनों बच्चे स्कूल ट्रिप पे कंट्री से बाहर गए थे, तभी ये वायरस फैल गया। अब इन्हें कोई खबर नहीं है कि वो दोनों सेफ हैं भी या नहीं, पर आशा है कि दोनों सेफ होंगे। हम अच्छी तरह देख पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा प्यार है, इतना कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। एक और खास बात यह है कि एलिस की दोनों आंखों का कलर अलग अलग है, एक आंख ब्लू है और एक ब्राउन, यानी इसके पास कुछ स्पेशल जीन्स हैं। इन दोनों के अलावा कॉटेज में कॉटेज के मालिक सैली और जेफ भी हैं, और साथ में दो लोग और हैं, जेकब और कैरन। कैरन का बॉयफ्रेंड 5 दिन पहले इसे छोड़ के भाग गया था और अभी तक वापस नहीं लौटा, लेकिन इसे फिर भी उम्मीद है कि वो वापस आएगा, जबकि जेकब साफ इसके मुंह पे बोल देता है कि वो नहीं आने वाला। एक फोटो में हम सैली और जेफ के बच्चों को भी देख पाते हैं, जिनका क्या हुआ हमें नहीं पता। अब एलिस ने पास्ता बनाया था जिसे खाने के लिए सब बैठे ही थे कि तभी दरवाजे पर एक बच्चा आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे अंदर ले लो, वो मुझे खा जाएंगे। बाकी सब तो शांत बैठे थे, पर बच्चे की आवाज सुनकर एलिस की ममता जाग गई। उसके इंसिस्ट करने पर डॉन ने दरवाजा खोला, तब एकदम से हमें भी झटका लगा, क्योंकि तब हमें पता चला कि बाहर तो तेज धूप खिली हुई है। अब तक हमें यही लग रहा था कि ये सब रात के सन्नाटे में चुपचाप डिनर करने वाले हैं, जबकि यहाँ तो लंच हो रहा है। यानी इन्होंने इस हद तक इस कॉटेज को सील कर रखा है कि रोशनी की एक किरण तक अंदर नहीं आ पा रही, और ऐसा इसलिए ताकि इन्फेक्टेड इनकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। पिछले पार्ट में हमने देखा ही था कि सिर्फ एक कैंडल को जलता देख इन्फेक्टेड घर में घुस गए थे, तो उसी बात को लेकर सावधानी बरती जा रही है, या कहूं कि बरती जा रही थी। अब तो जज्बाती होकर इन्होंने एक चिल्लाते हुए बच्चे को अंदर ले लिया है, तो इस एक्शन का रिएक्शन भी भुगतना पड़ेगा। बच्चा तो आते ही दोनों हाथों से पास्ता लपेटने लग गया और उसने बताया कि मैं आया हूँ सैनफोर्ड से। एलिस ने उससे पूछा कि तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है, तो उसने बस 2-3 शब्दों में जवाब दे दिया, लेकिन वही 2-3 शब्द दिल दहला देने वाले हैं अगर आप उस बच्चे की जगह खुद को रखो तो। वो बोला, मेरी माँ और मेरे डैड, वो मुझे मारना चाहते हैं। Who were chasing you? My mum, my dad. They're trying to kill me. There's others too. How many? Loads. अब इस बच्चे का हाल देखकर सोचो ये कैसे अपनी जान बचाते हुए यहाँ तक पहुँचा होगा। दूसरे टाउन से भाग कर आया है, वो भी अपने माँ बाप से बचते हुए, जिनके साथ और भी इन्फेक्टेड्स हैं, और इसे पता है कि इसके माँ बाप ही इसे मारना चाहते हैं। तो सोचो ये कितना बड़ा बोझ है इसके दिमाग पे, जो ये किसी को भी समझा नहीं सकता। अब तक इसने कई दरवाजे खटकाए, लेकिन सारे घर खाली पड़े थे। एक यही दरवाजा खुला, और कितने टाइम से इसने कुछ खाया नहीं वो भी हमें साफ पता चल रहा है। एलिस बच्चे से सवाल जवाब कर रही थी, और इसी बीच कैरन एक गैप खोलकर बाहर झांकने लगी अपने बॉयफ्रेंड की आस में। बस तभी एक इन्फेक्टेड उसे देखकर उसके पास आ गई, और उसने सीधा प्लैंक्स को तोड़कर कैरन को खींचकर उसके हाथ पे काट लिया। जेकब ने आकर कैरन को बचाना चाहा, लेकिन कुछ ही पलों में वो बदल गई, और फिर खतरा जेकब की जान पे आ गया। वो तो टाइम रहते डॉन ने आकर कैरन का सर फोड़ा, तब कहीं जाकर जेकब की जान बची। हाँ, सर फोड़ने से कैरन का बहुत सारा इन्फेक्टेड खून आसपास बिखरा, पर जेकब के ऊपर नहीं गिरा, इसलिए वो बच गया। फिर क्रोबार की सहायता से डॉन इन्फेक्टेड्स को मारने में जुट गया, और बाकी सबको उसने बोल दिया कि यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि बाहर एक बोट खड़ी है जिसके सहारे निकला जा सकता है। जेकब, सैली और जेफ तो बाण में पहुंच गए, लेकिन वो बच्चा एकदम से ऊपर बेडरूम में भाग गया, तो एलिस भी उसके पीछे चली गई। उधर बाण में जेफ दरवाजे पर अड़ा हुआ था और सैली को बोल रहा था कि तुम जेकब के साथ निकल जाओ, पर सैली ने उसकी बात मानने में देर कर दी, इसलिए पहले सैली के सामने जेफ गिर गया, उसके बाद सैली भी नहीं बच पाई। सिर्फ एक जेकब ही टाइम रहते वहां से निकल पाया। इधर घर के अंदर इन्फेक्टेड्स आते ही जा रहे थे, इसलिए डॉन को भी निकलना ही था। वो जल्दी से ऊपर एलिस को लेने पहुंचा, लेकिन एलिस उसका हाथ छुड़ाकर उस
बच्चे के पास चली गई और बस तभी उनके बीच में इन्फेक्टेड्स आ गए। एलिस चिल्लाने लगी कि डॉन हमारी मदद करो कि तभी इन्फेक्टेड डॉन के ऊपर भी झपट पड़े तो डॉन दरवाजा बंद करके वहां से भाग निकला, एलिस को इन्फेक्टेड्स के बीच में छोड़कर। विंडो से कूदकर बस वो भागता गया। एलिस विंडो पे खड़ी होकर चीख चीख कर उसे बुला रही थी और वो भागते भागते पलटकर एलिस को ही देख रहा था, पर कुछ ही पलों में उस बच्चे के ऊपर अटैक हो गया और उसकी चीखों के साथ ही एलिस भी विंडो से गायब हो गई। डॉन रोता हांफता बस भागे जा रहा था। दूर दूर से इन्फेक्टेड्स उसकी तरफ आ रहे थे, पर किसी तरह वो बोट तक पहुंच गया जहां पे जेकब पहले से मौजूद था। जल्दी से बोट स्टार्ट करके वो निकलने वाले थे, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में जेकब पानी में गिर गया और इन्फेक्टेड्स का शिकार होकर खुद भी बदल गया। तब किसी तरह उससे पीछा छुड़ाकर डॉन अकेला वहां से निकलने में कामयाब रहा। जाते जाते वो पलटकर विंडो में देख रहा था, लेकिन एलिस अब वहां पे थी नहीं। ये थी इस मूवी की हद से ज्यादा थ्रिलिंग ओपनिंग। पहले ही बोला था ज़ॉम्बी मूवी की ओपनिंग्स पे खास ध्यान देना, एक से बढ़ के एक मिलेगी और ये तो वन ऑफ दी बेस्ट है। सिर्फ इस ओपनिंग की वजह से इस मूवी की अपनी अलग कल्ट फॉलोइंग है, जो फैंस इसे 28 डेज लेटर से अच्छी ओपनिंग मानते हैं, क्योंकि ये ओपनिंग इस मूवी के एकदम आखिर तक रेलेवेंट रहने वाली है। और जितनी सिंपल ये ओपनिंग दिखती है उतनी है नहीं। शुरुआत से ही मूवी हमें डिसीव कर रही है। पहले डॉन और एलिस को देखकर हमें लगा कि शायद ये आउटब्रेक के काफी टाइम के बाद का सीन है, जब ये दो लोग शांति से लाइफ बिता रहे हैं। फिर पता चला कि ना तो ये दो लोग अकेले हैं और ना ही ये आउटब्रेक के काफी टाइम के बाद का सीन है, बल्कि आउटब्रेक के टाइम का ही सीन है। उसके बाद पता चला कि अभी रात नहीं बल्कि दिन का टाइम है। और फिर इस मूवी ने दो धारी तलवार भी रख दी हमारी गर्दन पे। एक तरफ माँ बाप जो अपने बच्चों की चिंता में मरे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक बच्चा जिसके माँ बाप उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। एक ही जगह पे दो वर्ल्ड। एकदम स्टार्टिंग से ही डॉन और एलिस का अटूट प्यार भी दिखाया जा रहा था, जो कि ओपनिंग के एंड के साथ ही एंड हो गया। पर जो डॉन ने किया उसमें सारा ब्लेम डॉन के ऊपर नहीं जा सकता। वो तो इन्फेक्टेड से लड़ी इसलिए रहा था ताकि एलिस भाग सके, पर एलिस की ममता उस बच्चे के साथ जुड़ गई थी। जब तक डॉन के हाथ में क्रोबार रहा तब तक वो लड़ता रहा, लेकिन उसके बाद भी वो एलिस को लेने ऊपर गया और वो एलिस का हाथ पकड़ के उसे खींच के अपने साथ ले जा रहा था, पर एलिस उसका हाथ छुड़ाकर उस बच्चे के पास चली गई। बकायदा बोल कर गई कि मुझे जाने दो। फिर भी डॉन उसे बचा लेता अगर उसके हाथ में क्रोबार होता, मगर वो खुद निहत्ता था और एक सेकंड में ही इन्फेक्टेड उसे भी चीर फाड़ देता। तो माइक्रो सेकंड में उसे फैसला लेना पड़ा दरवाजा बंद करने का, जिसके लिए वो बाद में शायद पछताएगा भी, पर उस टाइम पे उसका दिमाग इतना चला ही नहीं। जो उसके दिमाग में आया उसने कर दिया। उसने एकदम आखिर में जाके ये फैसला लिया जब उसके पास कोई चॉइस नहीं बची, जबकि एलिस ने चॉइस होते हुए ही अपना फैसला ले लिया था, डॉन के बजाय उस बच्चे को चुनकर। तो डॉन ने सेम वही तो किया जो उस बच्चे ने किया था। बच्चे के माँ बाप इन्फेक्टेड्स की चपेट में आ चुके थे। बच्चे के पास भी चॉइस थी कि अब उसका कुछ भी नहीं बचा, उसे भी सरेंडर हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चा भागा अपने माँ बाप को छोड़ के। वही सेम डॉन ने किया अपने बच्चों के लिए, वरना डॉन को भी मरना ही था। पर बच्चा हमें बहादुर लग रहा है और डॉन कायर। क्या ये एज का फर्क है? इसमें हमारा भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये ओपनिंग ही ऐसी है। सेम जैसे कैरन का बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के चला गया, फिर भी वो उसे ही ढूंढ रही थी बाहर, जिस चक्कर में अटैक हो गया घर पे। बॉयफ्रेंड ने अपना फैसला ले लिया था, पर कैरन फिर भी उसके पीछे लगी रही, जिसके चलते अंत में मारी गई। सेम वही एलिस और डॉन का सीन है, बस डॉन ने मजबूर होकर एलिस को उसके फैसले पे छोड़ दिया। अब अगर हम उसे इस बात पे हेट करें कि वो अपनी वाइफ के साथ क्यों नहीं मरा, तो हमें उस बच्चे को भी हेट करना पड़ जाएगा कि वो अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं मरा। ये ओपनिंग इस हद तक गहराई में है और ये सारा कुछ सेकंड्स का ही खेल था, चाहे एलिस की साइड से हो या डॉन की साइड से या फिर उस बच्चे की साइड से। एकदम लॉजिकल तर्क बता रहा हूँ सर्वाइवल के एंगल से, वरना डॉन को हेट करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ये मूवी खुद हेट करवाएगी, अभी देखते जाओ। बस ये ह्यूमन नेचर दिखाया गया है, जिसे ह्यूमन ही जज करेंगे एक मूवी समझकर। लेकिन अगर इसमें से रेज वायरस को हटाकर कोरोना वायरस ऐड कर दिया जाए और याद किया जाए कि कोविड के टाइम पे क्या क्या हुआ था, तो मामला इससे भी खराब जाएगा। छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर जेकब कैरन को बचाने गया तो उसकी खुद की जान खतरे में आ गई, क्योंकि कैरन के अंदर एक जानलेवा कंटेजियस वायरस था। बाकी सब समझदार हैं। इस ओपनिंग के बाद हमें बताई जाती है टाइमलाइन। वायरस आउटब्रेक के 15 दिन बाद ब्रिटेन को क्वारंटीन कर दिया गया। 28 दिन बाद वायरस ने ब्रिटेन को तबाह कर दिया। 5 हफ्तों बाद इन्फेक्टेड भूख के मारे मर गए। 11 हफ्तों बाद नेटो फोर्स लंदन में आई, जिसे लीड कर रही थी यूएस मिलिट्री। 18 हफ्तों बाद ब्रिटेन को इन्फेक्शन फ्री घोषित कर दिया गया। 24 हफ्तों बाद रिकंस्ट्रक्शन चालू हो गई। यहाँ पे आसमान में एक जेट को दिखाया जाता है, जो कि पिछले पार्ट में भी दिखाया गया था उम्मीद के तौर पर। अब हम आते हैं 28 हफ्तों बाद, यानी 28 वीक्स लेटर, जब लंदन में फिर से बसावट का काम चालू हो चुका है।
15,000 लोग बसा दिए जा चुके हैं डिस्ट्रिक्ट 1 नाम के सेफ जोन के अंदर, जहाँ पे बहुत ज्यादा सोल्जर्स तैनात हैं। और जो लोग बसाए गए हैं ये सब वही लोग हैं जो टाइम रहते ब्रिटेन से बाहर निकल गए थे या फिर पहले से ही बाहर थे। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट 1 ही सेफ जोन है, बाकी शहर अभी भी सेफ नहीं है क्योंकि सारे इन्फेक्टेड्स की लाशों से छुटकारा नहीं पाया गया। इसलिए जो भी लोग वापस लंदन में बसने आए हैं उन्हें साफ साफ बताया जा रहा है कि आप सेफ जोन से बाहर नहीं जा सकते। सारी सुविधाएं सेफ जोन के अंदर ही मिलेंगी। हर तरफ निगरानी रखने के लिए सोल्जर्स तो है ही और साथ में हजारों कैमरास भी हैं। ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है ब्रिगेडियर जनरल स्टोन के अंदर और जो भी मेडिकल वाला काम हो रहा है उसकी इंचार्ज है ऑफिसर स्कारलेट। कई सारे स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं जिनमें से मेन है सार्जेंट डॉयल और उसका दोस्त फ्लिन जो कि हेलीकॉप्टर से पूरे शहर पे निगरानी रख रहा है। हम देख सकते हैं कि सेफ जोन के बाहर अभी भी सफाई का काम चल रहा है। बड़े बड़े बैग्स भर के वेस्ट को ले जाया जा रहा है और इन्फेक्टेड्स को जमा करके शहर के बाहर जलाया जा रहा है। मतलब कि बसावट का काम अभी रिस्की है, फिर भी यूएस मिलिट्री को पूरा यकीन है कि वो कर लेंगे। लोगों से भरा एक और प्लेन लंदन में लैंड होता है जिसमें थे डॉन और एलिस के बच्चे एंडी और टैमी जो आए हैं स्पेन से। और उन्हें देखकर स्कारलेट थोड़ी चिंतित हो गई क्योंकि उसे इस बात का पता ही नहीं था कि अब बच्चों को भी लाके बसाया जा रहा है। उसने चिंता जतानी चाहिए लेकिन उसका काम राय देना नहीं है, मेडिकल जांच करना है। स्कारलेट को डर है कि कहीं वायरस फिर से ना आ जाए, पर स्टोन का कहना है कि अगर वायरस फिर से आया तो हम उसे खत्म कर देंगे कोड रेड से। शहर में जाने से पहले हर एक आने वाले का चेकअप किया जाता है। वैसे एंडी और टैमी का भी चेकअप किया गया जिससे हमें पता चला कि एंडी की आंखें भी सेम अपनी माँ की तरह हैं, एक नीली और एक ब्राउन, यानी इसके अंदर भी वो खास जीन है। और एंडी अब और भी खास बन चुका है अपने देश का सबसे यंग नागरिक बनके। वो 12 साल का है और उससे छोटा अभी ब्रिटेन में कोई भी नहीं है। ट्रेन से वो दोनों सेफ जोन तक पहुंचे तो उन्हें लेने आया हुआ था डॉन, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुए और डॉन भी उतना ही खुश था। वो उन्हें अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग तक लेकर पहुंचा जिसका वो सेक्शन ऑफिसर भी है, इसलिए उसके पास हर एक जगह का स्पेशल एक्सेस है। और बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए उसके चारों तरफ ढेर सारे सोल्जर्स भी तैनात है इंक्लूडिंग डॉयल। वो तीनों अपने अपार्टमेंट में पहुंचे तो डॉन ने दोनों बच्चों को बता दिया कि अब हम अपने पुराने घर में नहीं जा सकते क्योंकि वो सेफ नहीं है। तो बच्चों ने पूछा कि मॉम के साथ क्या हुआ था। तब डॉन ने फुर्सत से बैठकर उन दोनों को सारी बात बताई। उसने बताया कि हम दोनों एक कॉटेज में छुपे हुए थे जहाँ पे एक दिन अटैक हो गया तो तुम्हारी मॉम को इन्फेक्टेड्स ने मेरे सामने ही काट लिया, जिसके बाद वो भी इन्फेक्टेड बन गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। यानी उसने झूठ बोल दिया ताकि बच्चे उससे नफरत ना करने लग जाएं और कहीं ना कहीं उसे खुद को भी गिल्ट है। पर बच्चे खुश हैं कि कम से कम उनका बाप जिंदा है। रात में हम देख पाते हैं कि स्नाइपर्स हर एक अपार्टमेंट पे नजर रख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है उनसे कुछ नहीं छुपा। प्राइवेसी जैसी कोई चीज ही नहीं है। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ये एकदम उसके ऑपोजिट है। वो घर ऐसा सील्ड था कि रोशनी की एक किरण तक अंदर नहीं आ रही थी और अब ये बड़ी बड़ी ग्लास विंडोज हैं जिनसे अंदर का सब कुछ दिखाई दे रहा है। वहाँ दिन में भी रात थी और यहाँ रात में भी दिन है। यहीं पे पहली बार डॉयल ने एंडी और टैमी को देखा डॉन के साथ और साथ में स्कारलेट को भी देखा थोड़ा परेशान। फिर रात में एंडी को अपनी माँ का भयानक सपना आता है तो वो टैमी को बोलता है कि मुझे डर है कि मैं मॉम का चेहरा भूल जाऊंगा क्योंकि मेरे पास तो उनकी कोई फोटो तक नहीं है। बस इसी के चलते सुबह होते ही टैमी उसे साथ लेकर निकल गई सेफ जोन के बाहर। बड़ी चालाकी से सोल्जर्स से बचते बचाते वो दोनों बाहर निकलने में कामयाब हो गए और आखिरी पॉइंट पर डॉयल ने उन्हें देख लिया और आगे खबर कर दी। अब यहाँ पे फिर से खाली पड़ा हुआ लंदन दिखाया गया है और भी बुरी हालत में, जिसकी खाली सड़कों पे वो दोनों शोर मचाते हुए भाग रहे हैं। ऐसे दोनों एक पिज्जा शॉप पर पहुंच गए जिसके बाहर कुछ स्कूटर्स पड़े थे तो स्कूटर की चाबी लेने टैमी अंदर गई और अंदर उसे मिला सड़ा हुआ खाना और सड़ी हुई लाशें। सेम ऐसा पिछले पार्ट में जिम के साथ हुआ था जब वो डाइनर के अंदर गया था और डाइनर से बाहर आके वो चुपचाप आगे बढ़ गया था। ऐसा ही टैमी ने किया। पहले तो वो लाशों का हाल देखकर ही खौफ में आ चुकी थी, फिर भी किसी तरह एक लाश की जेब से चाबी लेकर वो बाहर निकली और फिर दोनों स्कूटर लेकर अपने घर पहुंच गए। घर में उन्हें माँ की फोटो तो मिल गई पर साथ में बोनस के तौर पर जीती जाती माँ भी मिल गई। वो दीवार पे दिन गिन रही थी अपने बच्चों से मिलने के लिए और एंडी को देखते ही उसने जोर से गले लगा लिया, इतना जोर से कि एंडी को तकलीफ होने लगी। एलिस की हालत बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही है और उसकी एक आंख के अंदर खून भी जमा हुआ है। बर्ताव भी एकदम जंगलियों जैसा कर रही है, मानो इमोशंस पे उसका काबू नहीं है। एंडी को उसने कस के जकड़ रखा था तो एंडी जबरदस्ती खुद को छुड़ाकर उससे दूर भाग गया और वो चिल्लाती रह गई कि मत जाओ, क्योंकि एक बार पहले भी कोई उसे ऐसे छोड़कर जा चुका है, तब भी वो बस चिल्लाती रह गई थी। अच्छा ये हुआ कि इतने में वहां पे सोल्जर्स आ चुके थे हेलीकॉप्टर में फ्लिन के साथ।
वो बच्चों को भी वापस ले गए और साथ में एलिस को भी। एलिस को क्लीन करके क्वारंटीन कर दिया गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी सिवाय इसके कि मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। स्कारलेट को उसके हाथ पे बाइट मार्क मिल गया, जिससे ये भी पता चल गया कि वो इन्फेक्टेड है, लेकिन दुविधा ये थी कि फिर वो बाकियों की तरह बदली क्यों नहीं। जब स्कारलेट ने उसके टेस्ट किए तो पता चला कि वायरस तो उसके अंदर है, लेकिन असर नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके अंदर एक खास तरह की इम्यूनिटी है उसके खास जीन्स की वजह से। यानी वो एक कैरियर है। वो खुद तो नहीं बदलेगी, लेकिन बाकियों को जरूर इन्फेक्ट कर सकती है अपने खून और सलाइवा से, क्योंकि वायरस उसके अंदर जिंदा है। और मेन बात यह है कि उसके जरिए इस वायरस से बचने की वैक्सीन भी तैयार की जा सकती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन स्टोन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। उसने सीधा एलिस को खत्म करने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन तब तक ऑलरेडी देर हो चुकी थी क्योंकि डॉन उसके पास पहुंच चुका था अपने स्पेशल एक्सेस का यूज करके। जब डॉन को पता चला कि बच्चे मिल गए तो ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ, पर जब ये पता चला कि साथ में वाइफ भी मिल गई तब उसके होश उड़ गए। वो सीधा बच्चों से मिलने गया जिन्हें अलग से क्वारंटीन किया हुआ था, पर बच्चे उसे विलन समझ रहे थे क्योंकि उसने झूठ बोला। तो वो सीधा पहुंच गया एलिस के पास उससे माफी मांगने, और एलिस ने उसे एक ही सेकंड में माफ कर दिया। फिर उनका वही अटूट प्यार झलका जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, लेकिन इस बार किस करते ही डॉन की दुनिया पलट गई क्योंकि एलिस के सलाइवा से वायरस उसके अंदर चला गया। अब यहाँ पे डॉन की जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई गई है इन्फेक्टेड बनने में, वो एकदम खतरनाक है। रेज जैसे जैसे हावी हो रही है सारा अटूट प्यार मिटता जा रहा है, लेकिन रेज के अलावा ये डर से भी मिट गया था पहले। अब देखो ओपनिंग की अहमियत यहाँ पे फिर से आ गई। डॉन एलिस को छोड़कर भागा था ताकि एलिस की वजह से वो खुद इन्फेक्टेड न बन जाए, पर किस्मत से एलिस फिर भी बच गई और अब एलिस की वजह से ही वो इन्फेक्टेड बन चुका है। पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। लेकिन इस अटूट प्यार में इससे एक और चीज ऐड हो गई, बेइंतहा नफरत रेज वायरस की वजह से। यानी तब बचा नहीं पाया था, लेकिन अब खुद अपने हाथों से एलिस को मारेगा। जब ये दोनों दोबारा मिले तो एलिस की खून भरी आंखों से आंसू निकला और डॉन की नॉर्मल आंखों से खून। आंखों पे भारी फोकस किया जा रहा है इस मूवी के अंदर एकदम स्टार्टिंग से। एलिस की आंखें ही उसकी खासियत है। तो अगर किसी के अंदर एलिस के प्रति पूरी नफरत भर जाए तो वो क्या करेगा? उसकी आंखें फोड़ेगा। डॉन ने यही किया, अपने हाथों से उसकी दोनों आंखें फोड़कर उसे मार डाला। सेम जैसे पिछले पार्ट में जिम ने किया था मिच के साथ, वही नफरत के चलते। इसके बाद डॉन ने पूरी बिल्डिंग में तबाही मचानी शुरू कर दी और कुछ इस तरह आउटब्रेक एक बार फिर से शुरू हो गया। बढ़ते बढ़ते इन्फेक्टेड मल्टीप्लाई होने लगे, जिसे देखते हुए स्टोन ने लागू कर दिया कोड रेड, जिसके तहत सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाने लगा। कोड रेड का नाम सुनकर सभी सोल्जर्स भी दहल गए क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि उन्हें इस रास्ते पर जाना पड़ेगा। वायरस खत्म हो चुका था तो ये अचानक वापस कैसे आ गया? उधर दोनों बच्चों के पास एक सोल्जर था जो उन्हें बोल कर गया कि घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला एक इन्फेक्टेड सोल्जर ने उस पर अटैक करके उसे भी बदल दिया। फिर वो दोबारा अंदर गया बच्चों को मारने, तब स्कारलेट ने आकर उसका भेजा उड़ा दिया। दोनों बच्चों को साथ लेकर वो सेफ जगह पर जाने लगी क्योंकि इन बच्चों के अंदर भी वो इम्यूनिटी हो सकती है जिससे वायरस का क्योर ढूंढा जा सकता है, इसलिए इन दोनों का बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस पैनिक के टाइम पे कोई स्कारलेट की सुन ही नहीं रहा क्योंकि कोड रेड लागू हो चुका है। वो बच्चों को अपने साथ ले जाने की मांग कर रही थी, लेकिन सोल्जर्स उसकी सुन ही नहीं रहे थे। इतने में भीड़ भड़ाके के अंदर एंडी का हाथ छूट गया और भीड़ उसे अपने साथ ले गई अंडरग्राउंड पार्किंग में, जहां पे आर्मी ने सभी को बंद करके वहां की लाइट्स ऑफ कर दी। यहाँ पे पैनिक कम किया जा रहा है या फिर और बढ़ाया जा रहा है, वो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे टाइम पर इससे खौफनाक भला क्या हो सकता है। इस खौफ के माहौल में सबको अंधेरे में बंद कर दिया और अगर भगदड़ मच गई तब भी कई लोग कुचल के मारे जाएंगे, कईयों का वैसे ही दम घुट जाएगा। और एंडी जो कि देश का सबसे यंग पर्सन है, यानी इन सब बड़े लोगों के बीच में अकेला बच्चा है, उसका तो क्या हाल हो सकता है वो सोचना भी भारी है। लेकिन ऐसा कुछ हो पाता उससे पहले बाहर के दरवाजे से अंदर आ गया डॉन और सबसे पहले उसके सामने आया एंडी, जो अपने बाप का इतना बुरा हाल देखकर समझ गया कि अब तो भागने में ही भलाई है। एंडी भीड़ के अंदर भागा और डॉन एक एक करके उस पूरी भीड़ को बदलने में लग गया। ये सारे लोग पूरी तरह लाचार हैं, इनके बस में कुछ भी नहीं। एक के बाद एक ब्लंडर हो रहा है। वहां पे ऐसा पैनिक मचा के बस देख के ही दम घुट जाए। एंडी तो लोगों के ऊपर चढ़ के किसी तरह वेंट में जाके छुप गया और आखिरी बार उसके सामने उसके डैड का ही चेहरा आया, जो कि ना ही दिखता तो ज्यादा अच्छा था। पिछले पार्ट में मार्क ने जो अपनी स्टोरी बताई थी, एंडी के साथ भी एकदम वैसा ही हुआ है। भीड़ में अपनी बहन से इसका हाथ छूट गया, फिर पैनिक फैला तो लोगों के ऊपर चढ़ के इसने अपनी जान बचाई और आखिरी झलक इसे मिली इसके डैड की, जो कि इन्फेक्टेड बन चुके थे। एकदम सेम है। अब अंदर इतना बुरा हाल हो चुका था कि लोग दरवाजे का लॉक तोड़कर भाग निकले तो आर्मी के सामने एक और ब्लंडर हो गया।
अब इन्फेक्टेड्स फिर से पूरे शहर में फैल जाएंगे और अब तो कुछ सोल्जर्स की जान को भी खतरा है। स्टोन ने इन्फेक्टेड्स को गोली मारने के ऑर्डर्स दे दिए, लेकिन पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नॉर्मल, क्योंकि हर कोई बस भाग रहा था। तब स्टोन ने ऑर्डर दिया कि सबको गोली मार दो, चाहे इन्फेक्टेड हो या ना हो, जो भी दिखे सीधा गोली मारो। क्लासिक यूएस मिलिट्री, सवारने के नाम पे जाओ, उजाड़ के चले आओ। यह है कोड रेड, जिससे सोल्जर्स भी कांप रहे थे, क्योंकि अब इनोसेंट लोगों की जानें लेनी पड़ेंगी जिन्हें ये खुद भरोसा देकर बसाने लाए थे। ये मूवी आपसे बार बार जजमेंट करवाएगी, पर यहाँ पे तो मिलिट्री की चूक है, क्योंकि वायरस के रिवाइवल को इन्होंने सीरियस लिया ही नहीं था। ऐसे हालात के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं था सिवाय कोड रेड के। और अभी तो कोड रेड की फाइनल स्टेज भी देखोगे आप, क्योंकि ब्लंडर जो होना था वो तो हो गया, अब वायरस को रोकना भी तो है। स्कारलेट बोलती रह गई पर ये माने नहीं, बच्चे भी लाके बसा दिए। फिर बच्चों ने जो बचकानी हरकत की अब वो झेली नहीं जा रही, और ऐसे ही किसी को भी हर जगह का एक्सेस दे रखा है, वो डॉन जाके अपनी वाइफ से मिल लिया। बताओ तो ये सब किसकी चूक है? अब स्नाइपर्स हर किसी को गोली मार रहे थे, लेकिन डॉयल ऐसा नहीं कर रहा था। इसी बीच उसे एंडी दिखाई दे गया, तो उसने एंडी का रास्ता क्लियर किया ताकि वो शॉपिंग सेंटर के अंदर पहुंच जाए। अंदर गया तो अंदर उसे टैमी और स्कारलेट मिल गई। वहां पे और भी लोग छुपे हुए थे जो ये देखकर हैरान थे कि भला ये सोल्जर्स हर किसी को क्यों मार रहे हैं, कल तक तो हमें वीआईपी की तरह ट्रीट कर रहे थे। तब स्कारलेट ने उन्हें बताया कि ये कोड रेड है, अब तुम कोई स्पेशल नहीं हो, सबको मारा जाएगा, इस पूरे शहर को खाली किया जाएगा। यानी इन लोगों को इन्फेक्टेड से तो खतरा था ही, अब आर्मी से भी हो चुका है। ये बीच में फंस चुके हैं और पिसना इनका तय है। एंडी ने टैमी को ये भी बता दिया कि डैड भी इन्फेक्टेड बन चुके हैं, यानी अब इनका कोई सहारा नहीं है। गलती बस ये हुई कि ये वापस अपने देश में आ गए किसी के भरोसे पर। इन्फेक्टेड छतों पर भी पहुंच चुके थे और अब स्नाइपर्स की जान को भी खतरा था, इसलिए डॉयल अपनी पोस्ट छोड़कर शॉपिंग सेंटर में चला गया और उसने लोगों को बोला कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अभी हमारे पास अंधेरे का कवर है, अगर सुबह तक वेट किया तो उजाले में बचने का कोई चांस नहीं। उसकी बात मानकर स्कारलेट, एंडी, टैमी और 3 लोग और उसके साथ चल दिए। अब गोलीबारी बहुत कम हो रही थी, जिससे स्कारलेट को लगा कि शायद इन्फेक्टेड सब कम ही बचे हैं, पर असली मामला यह है कि गोलीबारी करने वाले सोल्जर्स बहुत कम बचे हैं। सोल्जर्स चाहे कितने भी होते, इन्फेक्टेड जिस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं उसमें बचने का कोई चांस ही नहीं। इसलिए कोड रेड की फाइनल स्टेज है पूरे डिस्ट्रिक्ट 1 की बॉम्बिंग। कुछ ही देर में जेट्स आएंगे और इस पूरे सेफ जोन को तबाह कर देंगे। ये बात डॉयल को फ्लिन ने बताई, जो अपने हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है। डॉयल के पास बस 4 मिनट का टाइम है सेफ जोन से निकलने के लिए। फ्लिन उसे एक पार्क में मिलेगा जहां से वो उसे ले जाएगा, पर फ्लिन को ये नहीं पता कि डॉयल अपने साथ और भी लोगों को लेकर घूम रहा है। उन सब ने जल्दी से भागना शुरू किया और तभी एक स्नाइपर ने ग्रुप के 2 लोगों को गोली मार के खत्म कर दिया, जिसके चलते उन्हें कवर लेना पड़ा। लेकिन एक गोली स्कारलेट के पैर में भी लग चुकी थी। अब डॉयल को बेट चाहिए थी जो स्नाइपर का ध्यान खींचे, और इतने में डॉयल उस स्नाइपर को मार दे। इसके लिए डॉयल सैम को राजी कर रहा था कि तू भाग और बाकी मैं देख लूंगा, लेकिन सैम इतनी हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था, इसलिए एकदम से एंडी भाग निकला। तो अब एंडी की जान खतरे में थी, पर डॉयल ने टाइम रहते उस स्नाइपर को मारकर सबकी जान बचा ली और आगे का रास्ता क्लियर कर दिया। लेकिन तभी एंडी को सामने डॉन खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो बस उसे ही घूर रहा था, पर डॉयल के आते ही वो गायब हो गया। यानी डॉन इन्फेक्टेड होते हुए भी अपने दिमाग का थोड़ा बहुत यूज कर पा रहा है, और ऐसा हमने पिछले पार्ट में भी देखा था जब एक इन्फेक्टेड बच्चा बोला था। इन्फेक्टेड्स की ये वेरिएशन आप 28 ईयर्स लेटर में और बेहतर तरीके से देखने वाले हो। जब जेट्स ने आके पूरे एरिया की बॉम्बिंग शुरू की, तब तक पूरा ग्रुप उस एरिया से बाहर निकल चुका था और सेफ्टी के लिए वो सब अंडरग्राउंड हो चुके थे। लेकिन जल्दी आग की लपटें वहां भी आ गई, इसलिए उन्हें भागना पड़ा और बाहर निकलकर वो अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। इस बॉम्बिंग में सब कुछ जल के राख हो गया, एलिस की लाश भी। लेकिन डॉन अपना दिमाग चलाकर इस बॉम्बिंग से भी बच निकला। स्टोन की टीम इस बॉम्बिंग पे भी नजर रख रही थी, कैसे जिंदा लोग भी जल रहे थे और इन्फेक्टेड्स भी। लेकिन जैसे जैसे बॉम्बिंग की वजह से सिक्योरिटी कैमरास तबाह होते जा रहे थे, स्टोन भी अंधा होता जा रहा था। अब बस सेफ जोन के बाहर वाले कैमरास बचे थे, जिनमें साफ दिखाई दे रहा था कि कई सारे इन्फेक्टेड्स अब भी जिंदा हैं और वो पूरे लंदन में फैल चुके हैं। इसलिए बुलाया गया बायो टीम को, जो केमिकल वेपन्स का यूज करके इन्फेक्टेड्स को जड़ से खत्म करेगी। ये पूरा हाल फ्लिन भी अपनी आंखों से देख रहा था और उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा मंजर वो कभी देखेगा। इधर डॉन बाकी इन्फेक्टेड्स को मानो लीड कर रहा था ताकि वो बचे हुए इंसानों का भी सफाया कर दे, जिनमें उसके बच्चे भी हैं। उधर डॉयल अपने ग्रुप के साथ पार्क में पहुंच चुका था, जहां पे कुछ देर में फ्लिन भी आ गया, पर उससे पहले इन्फेक्टेड्स भी आ चुके थे। और डॉयल के साथ इतने सारे लोगों को देखकर फ्लिन ने हेलीकॉप्टर लैंड करने से साफ मना कर दिया। उसने बोला कि बाकी सबको छोड़ दे, लेकिन डॉयल इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि
स्कारलेट ने उसे बता दिया था कि इन बच्चों की जान हमसे भी ज्यादा कीमती है। इसी बीच सैम हेलीकॉप्टर के ऊपर लटक गया और उधर से इन्फेक्टेड्स भी आ रहे थे, तो फिर फ्लिन ने वही किया जो हम देखना चाह रहे थे। उसने हेलीकॉप्टर के ब्लेड से पूरे इन्फेक्टेड्स ग्रुप की चटनी बना दी, जिसमें सैम भी मारा गया। पर जो इन्फेक्टेड्स बचे थे वो उन चारों के पीछे लग चुके थे, इसलिए उन्हें भागना पड़ा। फ्लिन भी उड़ गया डॉयल को ये बोलकर कि वेम्बली स्टेडियम में पहुंचो अकेले, पर फिर भी डॉयल ने उन तीनों का साथ नहीं छोड़ा। वो शहर में पहुंचे जहां पे नर्व गैस रिलीज की जा रही थी इन्फेक्टेड्स को खत्म करने के लिए, और उस गैस से बचने के लिए वो चारों एक कार के अंदर बैठ गए। फिर जो भी इन्फेक्टेड्स कार से आकर चिपके थे, नर्व गैस ने उन सबको मार डाला। लेकिन उनका जड़ से सफाई करने के लिए पीछे से आ रही थी बायो टीम हाथ में फ्लेम थ्रोअर लेकर। उन चारों को जल्द से जल्द वहां से निकलना था, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तब डॉयल ने स्टीयरिंग स्कारलेट के हाथ में दिया और खुद वो बाहर निकल गया कार को धक्का देने के लिए। उसने धक्का दिया, कार स्टार्ट भी हो गई और उसने बोला था कि तुम बच्चों को लेकर निकल जाना, मैं तुम्हें स्टेडियम में मिलूंगा। पर ये उसने झूठ बोला था, क्योंकि उसे पता था कि बाहर निकल के वो जिंदा नहीं बच सकता। तो उन तीनों के सामने ही बायो टीम ने उसे जिंदा ही जला दिया और वो तड़प तड़प के मारा गया। ऐसा कुछ शॉकिंग इस मूवी में दिखा देंगे ये तो सोचा ही नहीं था। अब हर तरफ से नर्व गैस आ रही थी, ऊपर से अटैक हेलीकॉप्टर ने गोलीबारी शुरू कर दी थी, इसलिए बच्चों को लेकर स्कारलेट पहुंच गई अंडरग्राउंड सबवे में। वहां पे अंधेरा था, इसलिए वो राइफल के नाइट विजन स्कोप का यूज करके बच्चों को गाइड कर रही थी। लेकिन इसी बीच डॉन ने उस पर अटैक करके उसे मार डाला और इसके बाद सीधा एंडी के ऊपर टूट पड़ा। उसने एंडी को काट लिया और फिर टैमी की तरफ दौड़ा, पर टैमी ने उसे गोलियां मार के खत्म कर दिया। अब एंडी भी इन्फेक्टेड बन जाएगा ये बात जानते हुए भी टैमी उसके साथ थी, लेकिन एंडी उसके लिए उससे दूर भाग रहा था। हालांकि थोड़ा आगे जाते ही वो गिर पड़ा। तब टैमी ने देखा कि एंडी बदला नहीं, बल्कि उसकी एक आंख में खून जम चुका है, सेम अपनी माँ की तरह। यानी अपनी माँ की तरह वो भी बन चुका है कैरियर। उसे लेकर टैमी स्टेडियम में पहुंची, जहां पे फ्लिन डॉयल का वेट कर रहा था। और पहले तो वो माना नहीं, लेकिन क्योंकि वो खुद भी एक बच्चे का बाप था, इसलिए आखिर में वो मान गया। दया दिखाकर वो दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर पहुंच गया सीधा फ्रांस में। पर 28 दिन बाद हम देखते हैं कि फ्लिन का हेलीकॉप्टर उजड़ा पड़ा है और इसके बाद हम कुछ इन्फेक्टेड्स को पेरिस में भागते हुए देख पाते हैं आईफेल टावर के सामने। यानी वायरस अब मेनलैंड यूरोप में भी फैल चुका है और बस इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। तो इसकी एंडिंग में भी इसकी ओपनिंग रेलेवेंट है। जैसे ओपनिंग में एलिस ने उस बच्चे पे दया दिखाकर उसे अंदर लिया था, उसके बाद ही रायता फैला था। सेम वैसे ही फ्लिन ने भी बच्चों पे दया दिखा के उन्हें बचाना चाहा, लेकिन इस चक्कर में फिर से रायता फैल गया। बल्कि बच्चे को बचाने की वजह से एलिस कैरियर बनी थी और उसी कैरियर की वजह से बाद में वो सारे ब्रिटिशर्स भी मारे गए जो अच्छे वाले देश से बाहर निकल चुके थे। पता नहीं ऐसे क्या पाप किए होंगे ब्रिटिशर्स ने। एलिस को क्योर समझ रहे थे, लेकिन वो बनी तबाही का कारण। वैसे ही एंडी को भी क्योर समझ के बचाया जा रहा था, लेकिन अंत में वो भी बन गया तबाही का कारण। सर्वाइवल कोई फिल्मी चीज नहीं है, ये दिखाया गया इस मूवी में। इस मूवी को देख के पता चलता है कि द लास्ट ऑफ अस गेम कहीं ना कहीं इसी से इंस्पायर्ड है, जो इम्यून बच्चे वाला कॉन्सेप्ट है और उसे सही सलामत शहर से बाहर निकालना, वो सब। साथ ही इस मूवी में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो रेजिडेंट इविल गेम से इंस्पायर्ड है, जैसे कि हेलीकॉप्टर रेस्क्यू वाला पूरा मामला और शहर की बॉम्बिंग करके वायरस को मिटाना। मैंने ये गेम्स खेली हैं इसलिए बता रहा हूँ, और अगर आपने भी खेली है तो आप समझ गए होंगे। बाकी अगर इस मूवी की बात करें तो ये 28 डेज लेटर से एकदम अलग है। जहाँ वो मूवी एकदम रॉ लगती है, वहीं ये एक प्रॉपर हॉलीवुड मूवी लगती है। बड़े स्टार्स, बड़ा बजट और एक बड़ा प्लॉट। 28 डेज लेटर एंड हुई थी करप्ट सोल्जर्स को दिखाते हुए, और इसकी शुरुआत में ही सोल्जर्स दिखा दिए गए थे जिनके ऊपर सारा कुछ निर्भर था। लेकिन जो इस मूवी ने अपोकलिप्स में भी एक रीबिल्डिंग वाला एंगल दिखाया, जिसे हम सब कब से देखना चाहते थे, वो बहुत सही था। बैग्स भर भर के वेस्ट निकाला जा रहा है, इन्फेक्टेड्स को जलाया जा रहा है, वो कुछ अलग ही एटमॉस्फेयर बनाता है। जब ये मूवी थिएटर में रिलीज हुई थी तब कोई इतना हल्ला नहीं था, लेकिन जब ये डीवीडी पर रिलीज हुई तब इसकी कल्ट फॉलोइंग बन गई। 1.3 मिलियन डीवीडीज बिकी थी इसकी, जिनसे $25.3 मिलियन का रेवेन्यू जमा हुआ था। अब सोचो क्या फॉलोइंग है इसकी। इसकी डीवीडी मेरे पास भी है, लेकिन 28 डेज लेटर की नहीं है, क्योंकि 28 ईयर्स लेटर के आने की वजह से उसकी डीवीडी सोल्ड आउट हो चुकी है। आपको बता दूं कि अभी तक 28 डेज लेटर एक रेयर मूवी थी। आज के स्ट्रीमिंग वाले जमाने में भी वो स्ट्रीमिंग पे नहीं थी। ऑफिशियली उस मूवी को देखने के लिए आपके पास उसकी फिजिकल कॉपी होना जरूरी थी, डीवीडी या फिर ब्लू रे। लेकिन 28 ईयर्स लेटर के आने की खुशी में अभी दिसंबर 2024 में ही इस मूवी को पहली बार स्ट्रीमिंग पे डाल दिया गया, रिलीज होने के 22 साल बाद। इससे हुआ ये कि मूवी आम हो गई, जिस वजह से इसकी डीवीडीज हो गई रेयर कलेक्शन वाला हिसाब हो गया। क्योंकि मूवी अब ऑनलाइन अवेलेबल है तो लोगों ने फटाफट इसकी डीवीडीज खरीद के रख ली, जिस वजह से अब डीवीडीज खत्म हो चुकी है, सिर्फ ब्लू रे बची है। इतने टाइम से इसकी डीवीडी
मेरी विश लिस्ट में पड़ी थी और मैं लेने भी वाला था, और जब तक मैंने देखा तब तक डीवीडीज खत्म हो चुकी थी। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, वरना मैं डीवीडी फीचर करता वीडियो में। खैर, इस मूवी के बाद इसका सीक्वल बनने वाला था 28 मंथ्स लेटर, लेकिन वो कभी बन नहीं पाया फिल्म के राइट्स को लेकर विवाद की वजह से। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 28 डेज लेटर को बनाने में कई जगह से फंडिंग आई थी, इसलिए राइट्स को लेकर पंगा होना ही था। लेकिन 2007 से अब 2025 में फाइनली इसकी नई मूवी आ चुकी है, क्योंकि अब फिल्म के राइट्स आ चुके हैं सोनी पिक्चर्स के पास। 2 मूवीज और रिलीज करने का प्लान है अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो, पर एक और मूवी तो कंफर्म आएगी। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $15 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने कमाए थे $72.3 मिलियन। 28 डेज लेटर से डबल बजट, लेकिन कमाई उससे कम। पिछली फिल्म की तरह इसमें भी इन्फेक्टेड्स के रोल के लिए ऐसे लोगों को कास्ट किया गया जो फिजिकली मूवेबल बैकग्राउंड से थे, जैसे कि डांसर्स, जिमनास्ट, सर्कस या फिर माइम आर्टिस्ट, और उन सबको एक वर्कशॉप भी दी गई थी इन्फेक्शन के बारे में, ताकि उन्हें समझ आ सके कि उन्हें करना क्या है। ओपनिंग में जो फार्म हमने देखा जिसमें डॉन और एलिस छुपे हुए थे, वो वही फार्म है जो इससे 1 साल पहले चिल्ड्रन ऑफ मैन में दिखाई दिया था, और 3 साल बाद दिखाई दिया था नेवर लेट मी गो में, जिसके राइटर एलेक्स गार्लैंड है। रॉबर्ट कार्लाइल को 28 डेज लेटर में मेजर हेनरी वेस्ट का रोल ऑफर हुआ था, जो कि उन्होंने करने से मना कर दिया था, पर इस बार ये डॉन वाला रोल उन्होंने कर लिया। डैनी बॉयल इस मूवी को डायरेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि वो सनशाइन को डायरेक्ट कर रहे थे, जो कि सेम साल में रिलीज हुई थी। उसमें किलियन मर्फी भी थे, इसलिए वो भी नहीं आ पाए। नाओमी हैरिस भी बिजी थी और एलेक्स गार्लैंड भी बिजी थे, इसलिए कोई भी वापस नहीं आ पाया। वरना ये मूवी बनने वाली थी 29 डेज लेटर। इसमें जिम, सलीना और हैना की कहानी आगे बढ़ती। ये आइडिया ड्रॉप हुआ तो एक नया आइडिया लाया गया 28 वीक्स लेटर वाला, जिसमें कि मिलिट्री लंदन में घुसकर क्वीन या फिर प्राइम मिनिस्टर को वहां से बाहर निकालती। और सच बताऊं तो ये बहुत ज्यादा थ्रिलिंग मूवी होती, लेकिन ये भी नहीं बन पाई। आखिर में जो आइडिया फाइनल हुआ वो आपने मूवी के अंदर देख लिया। फिल्म के स्टार्ट में जो पूरी टाइमलाइन बताई गई है वो एलेक्स गार्लैंड का आइडिया था, जिससे मूवी और बेहतर हो गई, वरना ऐसा कुछ भी मूवी में नहीं था। इस मूवी के लिए डैनी बॉयल ने कुछ सेकंड यूनिट फिल्मिंग की है, और ओपनिंग सीन में एक सीक्वेंस आता है जिसमें सैली और जेफ मारे जाते हैं, वो भी डैनी बॉयल ने शूट किया था। जॉन मर्फी ने सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर इस मूवी का पूरा स्कोर कंपोज किया। 28 डेज लेटर में भी जॉन मर्फी ने म्यूजिक दिया था, और उस मूवी का एक फेमस ट्रैक है इन अ हार्टबीट, वो इस मूवी की ओपनिंग में भी यूज हुआ है। इसके अलावा और भी कई जगहों पे यूज हो चुका है। डॉन जब इन्फेक्टेड में बदलता है वो सीन सिमिलर है उस सीन से जब पिछली फिल्म में फ्रैंक इन्फेक्टेड बन रहा था, और दोनों सीन्स में सेम म्यूजिक यूज हुआ है। फिल्म में हमें वेम्बली स्टेडियम दिखाया गया, लेकिन जो इंटीरियर शॉट्स थे वो थे मिलेनियम स्टेडियम के, क्योंकि शूटिंग के टाइम पर वेम्बली स्टेडियम नया नया बना था और उसका इंटीरियर अभी बन ही रहा था, इसलिए वो सीन मिलेनियम स्टेडियम में शूट किए गए, और वीएफएक्स का यूज करके वहां की सीट्स को रेड बनाया गया और घास भी दिखाई गई। ये गारफील्ड मॉर्गन का फाइनल टीवी और फिल्म रोल है। जब एंडी को पहली बार दिखाया गया था तब उसने रियल मैड्रिड की जर्सी पहनी हुई थी, यूरोप का फेमस सॉकर क्लब जो कि मैड्रिड में बेस्ड है, और मैड्रिड कैपिटल है स्पेन की, जहां पे एंडी और टैमी गए हुए थे आउटब्रेक के टाइम पर। डॉयल नाम रेफरेंस है डैनी बॉयल का, डैनी का डी और बॉयल का ऑयल बन गया डॉयल। मेडिकल सेंटर में जिस इन्फेक्टेड सोल्जर ने एंडी और टैमी के ऊपर अटैक किया था उसकी यूनिफॉर्म पे नेम टैग था बिल्यू, जो कि इस फिल्म के को प्रोड्यूसर का नाम है। ओपनिंग में जो बच्चा कॉटेज में आता है वो बताता है कि मैं सैनफोर्ड से हूँ। सैनफोर्ड एक फेक विलेज का नाम है जिसे ब्रिटिश पुलिस यूज करती है अपनी ड्रिल्स में, और जो टाउन हॉट फज मूवी में दिखाया गया है वो भी सैनफोर्ड है। हॉट फज बनाई है शॉन ऑफ द डेड बनाने वालों ने, और शॉन ऑफ द डेड में 28 डेज लेटर का मजाक बनाया गया था, तो 28 वीक्स लेटर में सैनफोर्ड का नाम लेके हिसाब बराबर किया गया है, या फिर ये बस इत्तेफाक है। जब स्नाइपर्स इन्फेक्टेड्स को शूट कर रहे थे तब एक स्नाइपर रेडियो पे बोलता है फूबार, जिसका मतलब होता है एफडब बियॉन्ड ऑल रिकॉग्निशन। ये टर्म दी थी यूएस मिलिट्री ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, और इसे दुनिया भर में फेमस किया था सेविंग प्राइवेट रायन ने। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में बच्चों को बचाते वक्त जो जल के मरता वो स्कारलेट होती, ना के डॉयल। डॉयल मारा जाता सबवे में डॉन के हाथों, लेकिन इसे लास्ट मिनट पे चेंज किया गया क्योंकि डॉयल के पहले मर जाने से मूवी के अंदर और ज्यादा टेंशन बढ़ गई। अगर डॉयल बच्चों के साथ ही रहता तो उतनी टेंशन ना बढ़ती। फिल्म के अंदर आपने जो भी रात वाले एस्केपिंग सीन देखे वो सब असल में दिन में शूट हुए थे, बाद में कलर ग्रेडिंग से उन्हें रात कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि एंडी एक बच्चा था, इसलिए उसके साथ रात में शूटिंग नहीं कर सकते थे। इसके अलावा रात के टाइम लंदन में दुनिया भर की लाइट्स जलती हैं, उन्हें बंद कैसे करवाते, और अगर बाद में वीएफएक्स से बंद करते तो बहुत ज्यादा खर्चा आता, इसलिए दिन में शूट कर लिया जब सारी लाइट्स बंद थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वॉन कार्लोस फ्रेसनर डिलो ने, और उन्हें डैनी बॉयल ने चूज किया था उनकी फिल्म इंटैक्टो देखकर।
फिल्म का जो आखिरी सीन है जो बहुत ज्यादा आइकॉनिक बना, वो असल में स्क्रिप्ट के अंदर था ही नहीं, उसे भी लास्ट मिनट पे मूवी में डाला गया। मूवी जब स्टूडियो के पास जाने वाली थी उससे 2 दिन पहले वॉन अपने प्रोड्यूसर और को प्रोड्यूसर को लेकर पेरिस पहुंच गए वो सीन शूट करने। 3 लोगों ने एक डीवी कैमरा के साथ उस सीन को शूट किया पूरे रॉ स्टाइल में, और शूट के लिए सिर्फ 12 लोकल एक्टर्स को हायर कर लिया था जो इन्फेक्टेड बने। फिर लंदन में जाकर इस सीन में साउंड ऐड की और एकदम लास्ट मिनट पे ये सीन मूवी में ऐड किया गया, और यही इकलौता सीन है जो 28 डेज लेटर वाली वाइब देता है। तो ये थे ढेर सारे अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी मूवी ज्यादा अच्छी लगी, 28 डेज लेटर या फिर वीक्स लेटर। देखते हैं किसकी फॉलोइंग ज्यादा भारी है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि यूट्यूब कोड रेड हटाए मेरे ऊपर से। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स पहले मिल जाएंगी। बाकी मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।